दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी एक्सप्लेनेशन पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का पोयम नंबर 1 डस्ट ऑफ स्नो, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट अपने पोयम में नेचर के पावर के बारे में बताते हैं कि कैसे दूसरे लोगों के लिए जो चीज बहुत मामूली है वो किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। नेचर का एक छोटा सा इवेंट किसी के लिए मूड चेंजिंग या फिर लाइफ चेंजिंग मूवमेंट हो सकता है। जैसे कोई सुंदर झील या पहाड़ देखने से अपसेट मूड ठीक हो जाता है। तो चलिए इसी रेफरेंस पर बनी इस पोयम को शुरू करते हैं। द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। पोयम की ये ओपनिंग लाइंस एक नेचुरल सीनरी को दिखाती है, जहाँ किसी जगह पर बहुत बर्फ पड़ने की वजह से वो पूरी जगह बर्फ से ढकी हुई है। वहाँ पर हमारे पोएट घूम रहे हैं और घूमते हुए वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे पहुँच जाते हैं। उस हेमलॉक ट्री पर एक कौवा बैठा था, जो हेमलॉक ट्री पर जमी बर्फ को हिलाकर पेड़ के नीचे बैठे पोएट पर गिरा देता है। पोयम की अगली 4 लाइंस इस घटना का पोएट के मूड पर असर दिखाती है और वो लाइंस है Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। पोएट का मूड बहुत ज्यादा खराब था और वो बहुत उदास था। किसी बात को लेकर उसके मन में नेगेटिविटी भर गई थी। पर जैसे ही हेमलॉक ट्री पर बैठे कौवे ने उस पर हल्की सी बर्फ गिराई तो उसका जो मन नेगेटिविटी से भरा था, जिसके कारण उसका मूड खराब था, वो ठीक हो जाता है। अब अपने खराब मूड होने की वजह से पोएट ने जो अपना अभी तक का समय खराब कर लिया था, वो इस छोटी सी बर्फ वाली घटना की वजह से अपने बचे हुए दिन को अच्छे से गुजारेगा, क्योंकि अब उसका मूड अच्छा हो गया है और वो बहुत रिलैक्स फील कर पा रहा है। देखो, ऐसा होता है, किसी बात को लेकर हमारा मूड बहुत खराब हो जाता है। जैसे अगर हमारे रिजल्ट में कम मार्क्स आए, उसकी वजह से हम बहुत दुखी हो जाते हैं, पूरा दिन नेगेटिव बातें सोचते हैं, जिसकी वजह से हम अपना पूरा समय बर्बाद कर लेते हैं। वो समय जिसमें हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, मस्ती कर सकते थे, खेल कूद सकते थे, या फिर दोबारा से रिजल्ट में कम मार्क्स ना आए उसके लिए मेहनत कर सकते थे। पर हम चूज क्या करते हैं? उस छोटी सी बात को लेकर उदास होना। पर ज्यादातर ऐसा होता है कि ऐसी चीजें जो बहुत साधारण थी और उस पर कोई उतना ध्यान भी नहीं देता, हमारे पूरे दिन को खराब होने से बचा लेती है, हमारा मूड अच्छा कर देती है। जैसे कि मान लो आपका मूड बहुत ज्यादा खराब हो, पर अचानक से तेज ठंडी हवा चलने लगी, जोर से बारिश होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो, तो आपका ध्यान उस पल को एंजॉय करने में जाएगा, आपका मूड बहुत अच्छा होने लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही पोएट के साथ हुआ। भले हल्की सी बर्फ गिरना हम सब के लिए बहुत साधारण सी बात हो, पर उस वक्त वो कौवे वाली घटना की वजह से पोएट, जो कि उदासी के समुद्र में डुबकियां ले रहा था, अपने बुरे विचारों से बाहर आ पाता है, अपने मूड को ठीक कर पाता है। यहाँ पर आपने पोयम को तो समझ लिया, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक बहुत जरूरी बात जाननी होगी। पोएट ने हमें इस पोयम के थ्रू इतना सब कुछ बताया, पर ये सोचने वाली बात है कि पोएट ने अपनी बात को समझाने के लिए हेमलॉक ट्री और कौवे को ही क्यों चुना। वो इसलिए क्योंकि हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ है, जिस पर छोटे छोटे सफेद फूल आते हैं। ये पेड़ ज्यादा सुंदर नहीं दिखता और कौवे को भी लिटरेचर में अशुभ माना जाता है, साथ ही ये दिखने में भी सुंदर नहीं होते। इससे लोगों की नजर में ये दोनों ही नेगेटिविटी का साइन है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि ये माना जाता है कि काली बिल्ली रास्ता काटती है तो कुछ अशुभ होता है, यानी कि हम भी उसे नेगेटिविटी का साइन मानते हैं। हेमलॉक ट्री और क्रो भले दोनों नेगेटिविटी के साइन हो, पर इनकी वजह से ही पोएट का मूड चेंज हो गया। यहाँ ये पोयम खत्म होती है। इस पोयम के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ये समझाना चाहते हैं कि कोई भी चीज छोटी या बड़ी, साधारण या असाधारण और नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती, बल्कि सब कुछ हमारे देखने का नजरिया है। देखने वाले तो हर छोटी और साधारण चीजों में भी सुंदरता, शांति और खुशियाँ ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे ही हमें भी छोटी छोटी बातों पर दुखी होने की बजाय छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ ढूंढ लेनी चाहिए। अब हम जरा इस पोयम की राइमिंग स्कीम को समझ लेते हैं। इसे समझने से पहले ये जान लेते हैं कि राइम का क्या मतलब होता है। ऐसे शब्द
जिन्हें बोलने पर एक जैसी आवाज आ रही हो, एकदम सेम साउंड कर रहे हो, उसे राइम कहते हैं। जैसे Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. अब इसमें wall और fall दोनों बोलने में एक जैसे सुनाई दे रहे हैं। अब जब इन्हीं राइम को पोइट्स अपनी पोयम या स्टैंजा में एक फिक्स पैटर्न में यूज करते हैं तो उसे राइमिंग स्कीम कहते हैं। इन्हीं पैटर्न को हम ABCD से दर्शाते हैं। तो अब किसी भी राइमिंग स्कीम को पहचानने के लिए पोयम या स्टैंजा की हर एक लाइन के आखिरी शब्द को देखो, फिर उसमें राइम को पहचानो, यानी जो शब्द सुनने में एक जैसे लग रहे हो, और फिर उनका पैटर्न नोटिस करो और उसके बाद उस पैटर्न को अल्फाबेट यानी ABCD से डिनोट कर दो। चलो अब इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी पोयम डस्ट ऑफ स्नो के फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम को निकाले। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अब इस स्टैंजा की हर एक लाइन के आखिरी शब्द को देखो, क्रो, मी, स्नो, ट्री। अब इसमें राइम को ढूंढते हैं। क्रो को बोलकर देखो, ये बाकी के बचे 3 शब्दों में से किसकी तरह सेम सुनाई दे रहा है? क्रो, मी, नहीं, सेम तो सुनाई नहीं दे रहा है। क्रो, ट्री, नहीं, ये भी नहीं है। क्रो, स्नो, हाँ, ये दोनों सुनने में एक जैसे लग रहे हैं। ऐसे ही मी, ट्री, दोनों में ही ई की आवाज आ रही है, यानी ये दोनों एक दूसरे के राइम हैं। हमें राइम का तो पता चल गया, अब इसके स्कीम या पैटर्न का पता लगाते हैं। क्रो और स्नो दोनों सेम थे, तो दोनों को सबसे पहला अल्फाबेट ए से दर्शाएंगे। बाकी मी और ट्री सेम है, तो उसे बी से डिनोट करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें एक राइमिंग स्कीम मिल गया, और वो स्कीम है ABAB। अब समझ आया? यानी कि जो वर्ड्स एक दूसरे के राइम हो, मतलब सेम सुनाई दे रहे हो, उन्हें सेम लेटर से डिनोट कर दो। फिर बचे हुए के बीच भी राइम को ढूंढो, और अगर राइम है तो उन्हें नेक्स्ट अल्फाबेट से दर्शा दो। इसके बाद भी अगर कोई वर्ड रह जाए जिसका कोई राइम ना हो, उसे भी तुम नेक्स्ट लेटर से डिनोट कर दो। आसान है ना? अब ऐसे ही दूसरे स्टैंजा की राइमिंग स्कीम का पता लगाते हैं। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। इस स्टैंजा के आखिरी शब्द है हार्ट, मूड, पार्ट, रूड। अब इनके राइम देखते हैं। हार्ट और पार्ट दोनों को बोलने पर ट का साउंड आ रहा है, सुनने में एक जैसे हैं। ऐसे ही मूड और रूड दोनों सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, दोनों में द का साउंड आ रहा है। अब इसके पैटर्न को नोटिस करते हैं। हार्ट और पार्ट सेम थे, तो उनको दर्शाने के लिए हम ए का यूज कर लेते हैं। ऐसे ही मूड और रूड सेम थे, तो इन्हें दर्शाने के लिए हम बी का यूज कर लेते हैं। अब देखो मिल गया राइमिंग स्कीम ABAB। यही तो है इस स्टैंजा का राइमिंग स्कीम। यानी इस पोएम में हमने 2 राइमिंग स्कीम देखी। फर्स्ट स्टैंजा और सेकंड स्टैंजा का राइमिंग स्कीम बिल्कुल सेम है, और वो है ABAB। अब बात करते हैं इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस की। इस पोएम में मेनली 5 पोएटिक डिवाइसेस हैं। तो चलिए एक एक करके सभी पोएटिक डिवाइसेस को समझते जाते हैं। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। जब एक सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक शब्दों के फर्स्ट लेटर से समान आवाज निकलती हो, यानी सेम साउंड आए, तो वहाँ एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है, जैसे इस पोएम के सेकंड स्टैंजा में है। सबसे पहली जगह एलिट्रेशन यूज हुआ है हैज गिवन माय हार्ट। यहाँ पर एक ही सेंटेंस में वर्ड्स का फर्स्ट लेटर एच हैज और हार्ट में सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। और दूसरा है सेव्ड सम पार्ट। यहाँ पर भी सेव्ड और सम में एलिट्रेशन का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों का ही फर्स्ट लेटर एस सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अब चलते हैं दूसरे पोएटिक डिवाइस की तरफ, जो कि है एनजैममेंट। जब स्टैंजा में एक लाइन बिना किसी पॉज के
यानी फुल स्टॉप कॉमा का यूज किए बिना नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू रहता है तो उसे एंजम्पमेंट कहते हैं। ये पोएटिक डिवाइस पूरे पोयम में यूज हुआ है, जैसे कि द वे अ क्रो, पहला सेंटेंस यहीं तक था, यहाँ पर कोई पॉज नहीं दिया, यानी ना कोई फुल स्टॉप ना कोमा। ये सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हुआ, शुक डाउन ऑन मी। इसके बाद भी पोएट ने अपना सेंटेंस पूरा नहीं किया, उसे एंजम्पमेंट का यूज कर नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करते गए। इसके बाद तीसरा पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। इसमें हम दो अलग अलग चीजों के बीच तुलना करते हैं, लेकिन हम इसमें तुलना किए जाने वाले शब्द जैसे एज, लाइक, इनका प्रयोग नहीं करते। इस पोयम में मेटाफर का प्रयोग फर्स्ट स्टैंजा में हुआ है, जब पोएट बर्फ के टुकड़ों की तुलना धूल यानी डस्ट से करते हैं। यहाँ कहीं पर भी एज या लाइक का यूज नहीं हुआ है। अब फोर्थ पोएटिक डिवाइस है सिंबोलिज्म। पोएट इसका प्रयोग करते हैं अपनी सोच की गहराई को दिखाने के लिए। ये वो वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब तो कुछ और होता है, पर इनका प्रयोग किसी और अर्थ को समझाने के लिए किया जाता है। जैसे क्रो का मतलब है कौवा, जो कि एक पक्षी है, और हेमलॉक ट्री तो एक प्रकार का पेड़ है। पर इन दोनों का प्रयोग पोएट ने इसलिए किया है क्योंकि क्रो और हेमलॉक ट्री नेगेटिविटी के साइन है, यानी इन वर्ड्स का मतलब तो कुछ और था, पर इनका प्रयोग कुछ और बताने के लिए किया गया। फिफ्थ पोएटिक डिवाइस है एसोनेंस। वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। जब एक सेंटेंस में अगर बार बार इन वॉवल्स की साउंड रिपीट होए तो वहां एसोनेंस है, जैसे कि इस पोयम की फर्स्ट स्टैंजा की सेकंड लाइन में है, शुक डाउन ऑन मी। यहाँ पर ओ, जो कि एक वॉवल है, उसकी साउंड बार बार रिपीट हो रही है। शुक में, डाउन में, ऑन में, तीनों में ओ का साउंड है। यहाँ पर इस पोयम के पोएटिक डिवाइस समाप्त होते हैं। आपको ये पोयम और हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और आपको ये पोयम समझ आई कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस पोयम से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो पिन कमेंट में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।